क्वेश्चन लिखिए अपनी कॉपी में। Y is no interference pattern. Y is no interference pattern. Y is no interference pattern observed when two coherent sources are. Y is no interference pattern observed when two coherent sources are. Case number 1, infinitely close to each other. Infinitely close to each other. Case number 1 है infinitely close to each other. और केस नंबर 2 है far apart from each other. Far apart from each other. Far apart from each other. क्वेश्चन मैं पूरा रिपीट कर देता हूं। Y is no interference pattern observed when two coherent sources are. केस नंबर 1 है infinitely close to each other और केस नंबर 2 है far apart from each other। तो क्वेश्चन तो क्लियर ही है। अगर बहुत ज़्यादा कोहेरेंट सोर्सेज जैसे कि यंग के एक्सपेरिमेंट में स्मॉल डी डिस्टेंस था ना, तो जो स्मॉल डी है वो बहुत 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 कम हो जाएगा, तो आपको स्क्रीन पर फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी। और जब ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो भी आपको स्क्रीन पर फ्रिंजेस नहीं मिलेंगी। क्या रीज़न है? तो रीज़न इसका ये है कि जो फ्रिंज विड्थ है, बीटा आपने लिखा था उसको, तो बीटा की वैल्यू थी लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। अब अगर आप केस नंबर 1 को देखें तो केस नंबर 1 में स्मॉल डी टेंस टू 0 है। इनफाइनाइटली क्लोज का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा कम कर देना। तो स्मॉल डी को आप कम क्या कर सकते हो? टेंस टू 0। 0 नहीं कर सकते लेकिन टेंस टू 0 कर सकते हैं। तो जैसे जैसे स्मॉल डी आपका 0 होगा तो बीटा टेंस टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और अगर आपको जो है एक फ्रिंज इतनी चौड़ी मिल जाएगी जो अनंत उसकी विड्थ होगी, तो आपको स्क्रीन पर जो है उसी फ्रिंज को देख पाओगे, यानी ये कॉन्टिन्यूअस पैटर्न आपको मिलेगा। ये बीटा क्या है? फ्रिंज की विड्थ है। और स्क्रीन पर आप अभी इसके पहले क्या था? फाइन वे में चमकीली फ्रिंज है, डार्क हैं, ब्राइट वाली फ्रिंजेस हैं, बहुत फाइन तरीके से हैं, बहुत पतली पतली फ्रिंजेस हैं। तो पतली फ्रिंजेस को वहाँ बनने में भी स्पेस मिल रहा है, और जो आपकी ब्राइट वाली थिन फ्रिंजेस हैं उनके लिए भी वहाँ पर स्पेस है। लेकिन सोचो अगर एक फ्रिंज बहुत ज़्यादा चौड़ी हो जाएगी तो वो आपको स्क्रीन पर केवल क्या दिखाई देगा? पूरा का पूरा कॉन्टिन्यूअस ब्राइटनेस दिखाई देगा, आपको फ्रिंजेस नहीं दिखाई देंगी, क्योंकि बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? इनफाइनाइट। केस नंबर 2 में अगर आप आए जिसमें उसने कहा लिखा हुआ है स्मॉल डी टेंस टू इनफाइनाइट, उसमें सेकंड नंबर केस में जो स्मॉल डी है वो क्या हो गया? फार अपार्ट। फार अपार्ट का मतलब हो गया आप उसको बहुत ज़्यादा करते जा रहे हो। तो फार अपार्ट में स्मॉल डी की वैल्यू कहाँ ले जाओगे? टेंस टू इनफाइनाइट। यहाँ पुटअप करिए तो बीटा टेंस टू क्या हो जाएगा? 0। और अगर किसी फ्रिंज की विड्थ टेंस टू 0 हो जाएगी तो ऑलरेडी पहले इनको देखने के लिए आपको क्या लगाना पड़ रहा है? माइक्रोस्कोप। और अगर आप स्मॉल डी को इनफाइनाइट तक ले जाओगे तो फ्रिंज विड्थ 0 यानी कि नथिंग, वहाँ पर आपको फ्रिंजेस कभी भी नज़र नहीं आएंगी। तो जो क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है उसका आंसर ये नोट कर लीजिए आप। बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कोहेरेंट वाली लाइट येलो है। देखो अगर यंग के एक्सपेरिमेंट में किस्मत से आपने अगर चमकीली फ्रिंज देखी तो चमकीली फ्रिंज का कलर तो वही होगा ना जो मेन सोर्स का होगा। भाई अगर ये आप देखिए ये S1 है और ये S2 है, इसके पीछे एक मेन सोर्स था। अगर ये मेन वाला सोर्स येलो होगा तो यहाँ पर जो ब्राइट वाली फ्रिंजेस होंगी उनका कलर भी कैसा होगा? येलो ही होगा। लेकिन मान लो हमने जो है क्रॉस वायर सेट कर दिया है कहाँ पर? डार्क वाली फ्रिंज पर। तो अब क्या इस वाले सोर्स का कलर जो है डार्क हो जाएगा?
ऐसा तो नहीं है। तो कलर फ्रिंज का बताना है, और क्वेश्चन आप समझ लीजिए क्या लिखा है कि येलो लाइट फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज, यानी कि ये वाला जो मेन सोर्स है ये येलो लाइट देगा। येलो लाइट फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्सेज, जब मेन वाला सोर्स येलो होगा तो S1 से आने वाली लाइट भी येलो होगी और S2 से आने वाली लाइट भी येलो होगी। रीचेज ओवर द स्क्रीन एट ए पॉइंट विद पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2। ये सारी की सारी लाइट S1 S2 निकलती हैं और स्क्रीन पर पहुंचती हैं। जब सेंटर पर पहुंचती हैं तो जानकारी है कि 0 पाथ डिफरेंस होता है स्क्रीन के सेंटर पे जब पहुंचती हैं। तो यहाँ कहीं पहुंचेंगी तो पाथ डिफरेंस कितना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा भाई, कितना होगा वो तो देखना पड़ेगा। लेकिन आपके क्वेश्चन ने कहा है कि ये किसी पॉइंट पर पहुंचती हैं और जिस पॉइंट पर पहुंचती हैं तो वो पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है। सपोज कर लेते हैं वो पॉइंट कहाँ पर है, स्क्रीन पर ही होगा कहीं ना कहीं। मान लेते हैं चलो वो पॉइंट यहाँ पर है, तो इस वाले पॉइंट पर कोहेरेंट वाली वेव्स पहुँचते हैं और क्वेश्चन कहता है कि पाथ का डिफरेंस 3 लैम्डा बाई 2 है। तो यहाँ पर जो फ्रिंज है वो कैसी है, उसका रंग क्या है। क्वेश्चन कहता है कलर ऑफ द फ्रिंज एट दैट पॉइंट। अगर वो चमकीली है तो उसका कलर कैसा है, येलो। अगर वो डार्क है तो उसका कलर कैसा है, ब्लैक। तो अब आप देखिए भाई क्या रिजल्ट लिखोगे। या ये बात कंफर्म है, या तो वहां पे ब्राइट फ्रिंज होगी। अगर ब्राइट फ्रिंज होगी तो कलर कैसा होगा, येलो, क्योंकि मेन सोर्स येलो है। और या फिर वहां पर कैसी फ्रिंज होगी, डार्क। डार्क का मतलब क्या होता है, नो लाइट, और नो लाइट का मतलब क्या होता है, ब्लैक। तो कह रहा है कि आप कलर बताइए और अपने आंसर में कुछ अच्छा सा एक्सप्लेनेशन भी दीजिए। तो आंसर हो जाएगा देयर विल बी डार्क फ्रिंज। देयर विल बी डार्क, डार्क यानी ब्लैक, डार्क फ्रिंज। ये तो हमने डिसाइड कर लिया। क्यों, तो एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्यों। जब डेल्टा एक्स यानी पाथ डिफरेंस, जब पाथ डिफरेंस की वैल्यू 0 थी, लैम्डा थी, 2 लैम्डा थी, 3 लैम्डा थी, 4 लैम्डा थी, डॉट 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 n लैम्डा थी, तो कौन सी फ्रिंजेस मिलती थी, ब्राइट। और जब पाथ का डिफरेंस लैम्डा बाई 2 था, 3 लैम्डा बाई 2 था, 5 लैम्डा बाई 2 था, एंड सो ऑन 2n-1 लैम्डा बाई 2 था, तो वहां पर कैसी फ्रिंजेस मिलती थी, डार्क। तो अब आप देख सकते हो कि क्वेश्चन में जो पाथ का डिफरेंस है वो कैसा है, 3 लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 का ऑड मल्टीपल चल रहा है। यहाँ लैम्डा बाई 2 के साथ में 1 है, यहाँ लैम्डा बाई 2 के साथ में 3 है, यहाँ लैम्डा बाई 2 के साथ में 5 है। तो फ्यूचर के लिए तुम इसको इस तरीके से अपने माइंड में रख सकते हो। लैम्डा बाई 2 के साथ में ऑड मल्टीपल है तो वो मिनिमा को सपोर्ट करता है, डार्क वाली फ्रिंज को सपोर्ट करता है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कभी कभी यंग के प्रॉब्लम में कभी कभी आपसे वो ये कहते हैं सेम फील्ड ऑफ व्यू, सेम फील्ड ऑफ व्यू। तो सेम फील्ड ऑफ व्यू का मीनिंग क्या होता है, पहले आप इसको समझो, और इसी सेम फील्ड ऑफ व्यू वाले टर्म को वो यूज करते हुए क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं। तो सेम फील्ड ऑफ व्यू का पहले मतलब समझते हैं कि आपके पास में ये स्क्रीन है, यंग के एक्सपेरिमेंट में ये स्क्रीन है, और ये देखिए स्क्रीन का सेंटर है, सेंटर ऑफ द स्क्रीन। इस स्क्रीन के सेंटर को हमने किससे लिखा था, ओ से लिखा था। और ये हमारे पास में ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप है। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ने स्क्रीन के सेंटर पर अपने आप को रखा हुआ है। हम आए यहाँ पर, ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप को हमने क्या किया, शिफ्ट किया, यहाँ से यहाँ तक ले गए, नीचे ले गए। जैसे जैसे हम नीचे इसको ले जाएंगे तो ये जो क्रॉस वायर है ऊपर चलेगा। मान लेते हैं क्रॉस वायर यहाँ तक गया और हमने फटाफट जो गिनने वाली फ्रिंजेस थी, जिन फ्रिंजेस को हम गिन सकते थे उनको गिना। तो मैं स्क्रीन के सेंटर से y दूरी तक ऊपर गया और सारी फ्रिंजेस को गिना। अब तुम आए, तुमने भी यही काम किया, तुमने भी स्क्रीन के सेंटर से कितना अपने आप को ले गए ऊपर, y। तो अगर स्क्रीन का जो हिस्सा, जो पार्ट हमने ऑब्जर्व किया है वही पार्ट अदर ऑब्जर्वर भी अगर ऑब्जर्व करता है तो इसको बोलते हैं सेम फील्ड ऑफ व्यू। अब क्वेश्चन में क्या होगा कि जब हम इस काम को कर रहे थे तो ये जो S1 था
और ये जो S2 था और इसके पीछे जो मेन सोर्स था वो λ1 वेवलेंथ का था। आप सिचुएशन पे ध्यान देना, λ1 वेवलेंथ का सोर्स था, तो λ1 वेवलेंथ का सोर्स था और हमने स्क्रीन का जो हिस्सा नोटिस किया है, जो पार्ट देखा है, वो कितना है y। तो मैं अपनी बात यहां पर लिख देता हूं कि यूजिंग लाइट सोर्स कैसा है भाई, तो यूजिंग लाइट सोर्स है वेवलेंथ λ1 का, यूजिंग लाइट सोर्स वेवलेंथ है λ1, और जो ऑब्जर्वेशन वाली जो डिस्टेंस है, जो ऑब्जर्वेशन वाली जो रेंज है वो कितनी है, y है। मान लेते हैं कि जब ये ऑब्जर्वेशन वाली रेंज y थी और हमने काउंटिंग शुरू करी, तो आप जिसको भी अपने माइंड में सेट कर लें, आपको लगता है कि आपको चमकीली फ्रिंजेस गिननी है तो फिर आप ब्राइट को काउंट करो, डार्क को छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि आपको डार्क गिननी है तो आप ब्राइट को छोड़ दो, क्योंकि लास्ट वाली क्लास में आपने नोटिस किया था कि काउंटिंग करते समय नंबर जो हैं चमकीली वाली फ्रिंजेस के लिए अलग रहते हैं, पहला चमकीला, दूसरा चमकीला, तीसरा चमकीला, तो हम डार्क छोड़ देते हैं, और फिर जब डार्क की काउंटिंग होती है तो फर्स्ट डार्क, सेकेंड डार्क, तो ब्राइट छोड़ देते हैं। तो आप किसी एक पर अपना विजन रखो। चलो हमने मान लिया कि हमने चमकीली फ्रिंजेस को गिना, तो सेंटर पे 0 नंबर का ब्राइट, उसके बाद पहला ब्राइट, उसके बाद दूसरा ब्राइट, उसके बाद तीसरा ब्राइट, मैं डार्क छोड़ जा रहा हूँ, और यहाँ पर इस जगह पर nवें नंबर का ब्राइट था। तो हमने यहाँ पर फ्रिंजेस जब गिनी तो ऑब्जर्व रेंज y थी, और हमारी काउंटिंग में जो लास्ट वाली फ्रिंज थी, लास्ट फ्रिंज का नंबर था nवां, और हम ब्राइट के लिए जा रहे थे। तुम में से कुछ लोग डार्क के लिए भी जा सकते हैं, तो आप बोलोगे कि आखिरी वाला फ्रिंज जो है यहाँ पर कैसा होगा, डार्क होगा। तो फिलहाल अभी हम बात कर रहे हैं ब्राइट के लिए। अब हमने क्या किया, सारा काम यही रखा, और अपना काम करने के बाद हम अपना वहां से आ गए। अब तुम इसी एक्सपेरिमेंट में अब तुम आ गए। तुमने क्या किया कि λ2 वेवलेंथ का सोर्स लगाया, λ1 हटा दिया। आपने λ2 वेवलेंथ का सोर्स लगाया, यानी जो मैं λ1 वेवलेंथ के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहा था, आपने उस मेन सोर्स को हटाया और λ2 वेवलेंथ का सोर्स लगा दिया। तो यहां पर आते हैं, अब आपके लिए बात करते हैं, आप किस लाइट सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हो, यूजिंग लाइट सोर्स। आपके लिए वेवलेंथ कितना है, यूजिंग लाइट सोर्स का वेवलेंथ आपके लिए है λ2, और आपने भी ऑब्जर्वेशन रेंज क्या रखी है, y। तो आपकी भी जो ऑब्जर्वेशन रेंज है वो है y, और आपने भी जो है ब्राइट फ्रिंजेस काउंट करी है। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, लेकिन मैं जो केस आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं उसमें मैंने भी ब्राइट फ्रिंज काउंट की थी और आपने भी ब्राइट फ्रिंज काउंट की थी। तो आपने λ2 के सपोर्ट में ब्राइट फ्रिंजेस काउंटिंग की, 0 नंबर का ब्राइट, पहला ब्राइट, सेकंड ब्राइट, इस तरीके से जो लास्ट वाला ब्राइट था आपके लिए, तो जो लास्ट वाला फ्रिंज आपके लिए था वो क्या था, n2 नंबर था, n2, और आप थे ब्राइट के लिए। इस पूरी की पूरी कहानी को एक कोड टर्म दिया जाता है कि इंटरफिरेंस में 2 या 2 से ज़्यादा ऑब्जर्वर क्या कर रहे हैं, सेम फील्ड ऑफ व्यू। ठीक है ना, क्लियर इतनी बात, नोट करिए। देखिए अगर हम इसको फॉलो करें तो लास्ट वाली क्लास में हमने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया था कि यंग ने जब अपने एक्सपेरिमेंट में पार्ट डिफरेंस निकाला तो कैसे निकाला था, y स्मॉल d बाई कैपिटल D, ये निकाला था। अगर हम ब्राइट फ्रिंजेस की बात करते हैं तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए कॉन्सेप्ट वाला पार्ट डिफरेंस क्या होता है, n लैम्डा। ये तो तुमने थॉमस यंग के एक्सपेरिमेंट में निकाला था। YDSC का एक्सपेरिमेंट जो लोग करते हैं वो पार्ट डिफरेंस निकालते हैं तो ये आता है, और ये वाला जो पार्ट डिफरेंस है वो तो कॉन्सेप्चुअल है कि जब जब आपको मैक्सिमा मिलेगा तो हमेशा पाथ का डिफरेंस n लैम्डा ही होगा। तो इन दोनों को इक्वेट कर लिया जाए तो यहाँ से y इज इक्वल टू होगा n लैम्डा d बाई डी, और ये मैक्सिमा के केस में है। तो देखो भाई यहाँ पर y क्या हो जाएगा, मेरे लिए y हो जाएगा n1 लैम्डा 1 कैपिटल D बाई स्मॉल d, इक्वेशन 1। क्योंकि मैंने nवीं नंबर की डार्क ब्राइट फ्रिंज को लास्ट में देखा है। तुम्हारे लिए y की वैल्यू क्या हो जाएगी,
तुम्हारे लिए y की वैल्यू हो जाएगी n2 लैम्डा 2 कैपिटल D बाई स्मॉल d, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि रेंज दोनों लोगों ने सेम रखा है y एंड y, तो इक्वेशन 1 में भी y है, इक्वेशन 2 में भी y है, तो 1 बराबर 2, तो जैसे आप रखोगे तो ये आएगा n1 लैम्डा 1 d बाई डी, n2 लैम्डा 2 d बाई डी। जो कैंसिल होने वाले टर्म है वो कैंसिल कर दीजिए। ये d और d सेम क्यों रखे गए हैं? क्योंकि हम लोग एक ही ऑपरेटर्स यूज़ कर रहे हैं। यंग एक्सपेरिमेंट में जो स्मॉल d और कैपिटल D हैं वो हम लोगों के लिए सेम है। ये रिजल्ट आ गया। थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचो कि ये जो स्क्रीन थी और सेंटर से हम y दूरी ऊपर गए थे और यहाँ पर मान लेते हैं 200 नंबर की ब्राइट फ्रिंज थी, 200 नंबर की ब्राइट फ्रिंज थी, सपोज कर लिया हमारे वाले केस में, जिसको तुमने n1 रखा था, तो n1 हमारे वाले केस में 200 नंबर की ब्राइट फ्रिंज थी। अब तुमने लैम्डा 2 वेवलेंथ का सोर्स रखा और तुम्हारे वाले केस में जब यहाँ पर इसी सेम प्लेस पर देखा गया तो यहाँ पर जो फ्रिंज नंबर था वो 180 नंबर की ब्राइट थी। तो कभी कभी इस चीज़ को क्वेश्चन देने वाला ऐसे भी कहता है कि 180 नंबर की ब्राइट वाली फ्रिंज 200 नंबर की ब्राइट वाली फ्रिंज के साथ क्या कर रही है? कॉन्साइड कर रही है। इसका मतलब समझो, कॉन्साइड कर देने का मतलब ये मत समझना कि दोनों अवेलेबल है ना भाई। यहाँ पर कौन सी फ्रिंज थी? मेरे वाले केस में सेकंड नंबर की फ्रिंज थी, तो यहाँ हमने एक निशान लगा दिया कि यहाँ 200 नंबर की फ्रिंज थी, और तुम्हारे वाले केस में इसी जगह पे कौन सी फ्रिंज है? 180 वाली। तो अब हम जो है इस तरीके से बोल सकते हैं ना कि जिस जगह पर 200 नंबर फ्रिंज था उसी सेम जगह पर कौन सा फ्रिंज है? 180 नंबर। तो क्वेश्चन देने वाला समटाइम्स से कि दिस फ्रिंज कॉन्साइड विद दिस वन, दिस फ्रिंज कॉन्साइड विद दिस वन का भी मतलब क्या होता है? फील्ड ऑफ व्यू कैसा है? सेम है, ठीक है। और इस सिचुएशन में आपके पास रिजल्ट ये आ गया। सिमिलरली अब ध्यान देना, यहीं से रिलेशंस बनाते हैं। अगर हमारे वाले केस में nवें नंबर की फ्रिंज ब्राइट थी और तुम्हारे वाले केस में n2 नंबर की फ्रिंज क्या होती? डार्क होती। बोलो तो भाई, ब्राइट वाली फ्रिंज मेरे वाले केस में थी तो मेरे लिए तो y बराबर क्या होता? n1 लैम्डा 1 कैपिटल D बाई स्मॉल d। लेकिन तुम्हारे लिए ये n2 नंबर की फ्रिंज कौन सी होती? डार्क वाली। तो रिवीजन में आपको ये भी तो बताया गया था y स्मॉल d बाई कैपिटल D इज इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से y की वैल्यू आई थी 2n-1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, याद है? ठीक है। तो अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग y बराबर कर रहे होते। बोलो यार, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मेरे वाले केस में जो फ्रिंज थी वो डार्क थी और तुम्हारे वाले केस में भी फ्रिंज कैसी थी? डार्क थी। तो अब मैं जो y निकालता वो किसके अकॉर्डिंग निकालता? डार्क वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग निकालता। क्लियर है ये बात? नोट करिए, अब इस क्वेश्चन को लिया जाए। सर जब दोनों एक ही सेम व्यू से देख रहे हैं तो एक को 180 और दूसरे को 200 क्यों दिख रहा है? लैम्डा बदल चुका है, इस बार भी ध्यान दो। बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो जब लैम्डा बदल दिया गया है, मेरे लिए मान लेते हैं येलो लाइट थी, तो मुझे जो फ्रिंजेस मिली होंगी उनकी विड्थ अलग होगी, चौड़ाई उनकी अलग होगी, और तुमने येलो लाइट हटा करके डाल दिया ब्लू लाइट, तो लैम्डा बदल गया तो फ्रिंजों की चौड़ाई चेंज हो गई, तो नंबर भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन है कि YDSC में दो वेवलेंथ इस्तेमाल हो रही है 650, 520। समझो इसका मतलब क्या है। पहले किसी ने एक्सपेरिमेंट जब किया है तो मेन सोर्स कितनी वेवलेंथ का रखा है? 650, और बाद में जब किसी दूसरे ने एक्सपेरिमेंट किया तो मेन सोर्स का वेवलेंथ कितना कर दिया है? 520 नैनोमीटर। कैपिटल D स्मॉल d ये तो इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी है, जो YDSC का चेंबर होता है उसकी प्रॉपर्टी है। तो कैपिटल D 1 मीटर है, स्मॉल d 1 मिलीमीटर है। पहला पार्ट है फाइंड डिस्टेंस ऑफ तीसरे नंबर का चमकीला फ्रिंज, थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा। स्क्रीन के सेंटर पे जो बैंड आया था, चमकीला आया था ना, और उसको हम लोगों ने क्या नंबर दिया था? 0 नंबर का मैक्सिमा। तो उसी को सेंट्रल मैक्सिमा भी कहा जाता है क्योंकि स्क्रीन के सेंटर पर होता है। तो स्क्रीन के सेंटर पर जो मैक्सिमा है वहां से कितनी दूरी पर तीसरे नंबर का फ्रिंज है? अब किसके लिए बात करनी है? तो उसने बता दिया किसके लिए बात करनी है? 650 नैनोमीटर के लिए बात करनी है। यानी कि हम तो इस क्वेश्चन में तीसरे नंबर का मैक्सिमा
सेंटर से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन ने तो पूछा है कि 650 वाले के लिए बताइए, हम तो 650 के लिए भी निकाल देंगे और 520 के लिए भी निकाल देंगे। और फिर आगे पूछा है कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितनी दूरी पर, लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा व्हेन ब्राइट फ्रिंजेस ड्यू टू बोथ वेवलेंथ कॉन्साइड, यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा से कितना ऊपर हम जाएं कि 650 नैनोमीटर की आखिरी वाली चमकीली फ्रिंज और 520 नैनोमीटर की आखिरी वाली चमकीली फ्रिंज आपस में क्या कर रही हूँ, कॉन्साइड कर रही हूँ। यानी कि इस क्वेश्चन के दूसरे वाले पार्ट में क्या दिया गया है, सेम फील्ड ऑफ व्यू। क्लियर है ये बात। आगे बढ़ें, इसके लिए हम आपके लिए फार्मूला लिस्ट बना देते हैं यहाँ पर, क्योंकि बार बार आप इन क्वेश्चंस को हमसे तो नहीं पूछेंगे, बाद में आपको खुद ही करना है। देखो y बराबर होता है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d, किसके लिए, फॉर मैक्सिमा, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस, फॉर ब्राइट फ्रिंजेस। कैसे आया था, लास्ट वाली क्लास में बताया था। और y इज इक्वल टू होता है 2n माइनस 1 लैम्डा कैपिटल D बाई 2d, ये किसके लिए होता है, फॉर मिनिमा। और मिनिमा का मतलब होता है डार्क वाला फ्रिंज। एंड व्हाट इज y, y क्या होता है, y क्या होता है, y स्क्रीन सेंटर से ऑब्जर्व्ड फ्रिंज की डिस्टेंस, तो इसको हम लोग क्या कहते थे, लीनियर पोजीशन। क्लियर ये बात, बोलो ये बात आपको पता है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। बगल में एक सपोर्टिंग डायग्राम बना लेते हैं। ये स्क्रीन का सेंटर है, तो यहां से कितना ऊपर जा सकते हैं, मान लेते हैं कि y। तो क्वेश्चन के पहले पार्ट में तीसरे वाले चमकीले फ्रिंज का सेंट्रल मैक्सिमा यानी सेंटर से कितना डिस्टेंस है, जबकि वेवलेंथ कितना यूज करना है, 650। तो देखो चमकीले बैंड का y पूछा है, चमकीली फ्रिंज का y पूछा है, तो चमकीले फ्रिंज के लिए y इज इक्वल टू है n लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। बता सकते हैं कौन से नंबर का चमकीला बैंड है, क्वेश्चन में 3rd नंबर का चमकीला बैंड है। जिस लैम्डा को यूज कर रहे हैं वो क्वेश्चन में क्या है, 650 नैनोमीटर, शुड बी इन SI 10⁻⁹ मीटर, नैनोमीटर के मीटर बना डाले। कैपिटल D क्वेश्चन में कितना है, 1 मीटर, और स्मॉल d क्वेश्चन में कितना है, 10⁻³ मिलीमीटर के मीटर बना लो। y निकल गया, y फॉर 3rd ब्राइट। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा जरा देखिए, 30, 3 5 15, 1950 10⁻⁻6 मीटर। और थोड़ा सॉल्व करना है तो बताइए, 1.950 मिलीमीटर, ये आया। अच्छा, अगर मैं पूछता कि नहीं तीसरे नंबर का मैक्सिमा जरा डिस्टेंस बताओ, जबकि लैम्डा कितना है, 520, तो फार्मूला तो यही होता ना, केवल लैम्डा की जगह पे क्या यूज होता, 520। क्लियर ये क्वेश्चन, पहला पार्ट आपका सॉल्व हो गया। अब सेकंड नंबर पर आइए। स्क्रीन के सेंटर से जितना हम जाएंगे उतना ही आप भी जाएंगे, तभी तो फ्रिंजेस कॉन्साइड कर पाएंगी। प्रैक्टिकली कॉन्साइड का मतलब ये नहीं होता कि जो फ्रिंज हमारे वाले केस में है वही फ्रिंज आपके केस में कॉन्साइड कर जाएगी। आप क्या करिए, आपने जिस फ्रिंज को देखा स्क्रीन पर वहां पे एक मार्क छोड़ दीजिए कि यहां पर मेरे केस की आखिरी फ्रिंज थी। तो अब सेकेंड टाइम जब आप लैम्डा को बदलोगे तो उसी जगह पर आपके लिए कौन सी फ्रिंज है, तो इसी को बोलते हैं क्या कर जाना, कॉन्साइड कर जाना। तो दोनों ही ब्राइट और ब्राइट के लिए है। तो अपने पास में फंडा था क्या, अभी जस्ट आपने देखा जब दोनों के ब्राइट और ब्राइट कॉन्साइड हुए थे तो क्या फंडा था, n1 लैम्डा 1 बराबर n2 लैम्डा 2। डिसाइड करिए लैम्डा 1 क्या है, जो पहले है वो लैम्डा 1 है, तो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग जो आखिरी फ्रिंज है वो क्या बनेगी, n1। और लैम्डा 2 क्या है, 520 नैनोमीटर, तो लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग जो आखिरी वाली फ्रिंज बनेगी वो क्या होगी, n2। तो यहाँ से n1 और लैम्डा 1 है 650 और n2
लैम्डा 2 है 520। यहाँ देखिए फर्क नहीं पड़ता, नैनोमीटर यहाँ का कैंसिल हो जाएगा इससे। तो यहाँ से n1/n2 कितना आ जाएगा 52/65। किसी से मिनिमाइज हो रहा है क्या 4/5 बोलो। तो इसका मतलब क्या है n1 बराबर 4 और n2 बराबर क्या है 5। यानी कि इस लैम्डा की 5वीं वाली चमकीली फ्रिंज इस लैम्डा की 4th वाली फ्रिंज के साथ क्या करती है कॉन्साइड करती है। तो आपसे पूछा गया कि वो जो डिस्टेंस है y वो बताइए। लीस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, सेंट्रल से y ही तो बताना है। तो y की वैल्यू कैसे निकलती थी, अगर आप n1 को पसंद करोगे तो लिखोगे n1 लैम्डा 1 d/d, और कोई अगर n2 को पसंद करेगा तो क्या लिखेगा n2 लैम्डा 2 d/d। चाहे तुम इससे चलो या इससे चलो, आंसर सेम आएगा। पहले मैं n1 के लिए चलता हूं, तो n1 की वैल्यू कितनी है 4। तो n1 के सपोर्ट में लैम्डा 1 कितना है 650। कैपिटल डी क्वेश्चन में कितना है 1, स्मॉल डी कितना है सॉल्व करिए बताइए भाई, पहले मीटर में बताइए आंसर कितना है। टू 6 10⁻⁻6 मिलीमीटर में बोलो कितना है 2.6 मिलीमीटर। और जरा इसको भी अपने लिए सॉल्व कर लो। n2 की वैल्यू कितनी है 5, लैम्डा 2 कितना है 520 10⁻�9, कैपिटल डी कितना है, स्मॉल डी की वैल्यू कितनी है 10⁻3। सॉल्व करो जरा इसको, देखो कितना आता है। इतना ही आना चाहिए, आ रहा है ना, आएगा कि नहीं। क्वेश्चन क्लियर करना तभी नोट करना, नोट कर लीजिए आप। बोर्ड पर सपोर्टिंग डायग्राम भी है और क्वेश्चन की जो जरूरी बातें हैं वो भी लिखी हुई हैं। S1 S2 आदत हो चुकी है देखने की इनको। स्मॉल डी इनके बीच का गैप है, दूरी है इनके बीच का, और स्क्रीन का सेंटर O है, कैपिटल डी डिस्टेंस है, ये भी अपना फैमिली मेंबर बन चुका है कैपिटल डी, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट्स। और P एक पॉइंट है जो कि स्क्रीन पर है, और वो स्क्रीन के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है y0 पर है, डायग्राम में दिखाया हुआ y0। उसके बाद गिवन पर फोकस करो, इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमाइज I0, यानी कि जो सेंटर पर चमकीला बैंड है उसकी इंटेंसिटी I0 है, और OP वाला डिस्टेंस 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ है। तो प्रूव दैट इंटेंसिटी एट P विल बी I0/4। P पर जो इंटेंसिटी होगी वो I0/4 होगी। P पर जो इंटेंसिटी होगी वो I0/4 होगी। ये S1 है, ये S2 है, स्क्रीन का सेंटर। तो स्क्रीन के सेंटर पर क्या होता है, स्क्रीन के सेंटर पर इंटेंसिटी क्या होती है मैक्सिमम। हम ये जानते हैं कि स्क्रीन के सेंटर पर तो हमेशा मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है, और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं I0 है। इसका मतलब हो गया कि मैक्सिमम इंटेंसिटी I मैक्स बराबर क्या है I0। अच्छा, मैक्सिमम इंटेंसिटी किस फार्मूले से आती है, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर I0। I1 क्या होता है S1 से आने वाली इंटेंसिटी, और I2 क्या होता है S2 से आने वाली इंटेंसिटी, याद है। और थॉमस यंग ने I1 I2 को क्या रखा था बराबर, तो मान लिया I के बराबर है। थॉमस यंग ने अपने एक्सपेरिमेंट में I1 I2 को बराबर रखा था, तो मान लिया I1 भी I के बराबर है, I2 भी I के बराबर है। तो यहां पर रखा I प्लस का I होल स्क्वायर I0। तो इसको लिखेंगे तो 2√I होल स्क्वायर I0। तो ये हो जाएगा 4I बराबर I0। तो I बराबर हो गया I0/4। देखो I1 को तुमने I माना है और I की वैल्यू है I0/4, I2 को भी तुमने I माना है और ये वैल्यू है I0/4। तो मुझे पता है कि S1 से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है I0/4,
और S2 से जो लाइट आ रही है उसकी इंटेंसिटी भी कितनी है, I0/4। अभी तक हमें ये पता नहीं था लेकिन अब नोन हो चुका है। तो जो P नाम की जगह है, ये P नाम की जो जगह है, इस P नाम की इस जगह पर S1 से जो एनर्जी निकलेगी और S2 से जो एनर्जी निकलेगी वो मिलेगी, सुपर इम्पोज होगी, तो मिल करके P पर इंटेंसिटी बनाएंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि P पर इंटेंसिटी जो भी होगी प्रूफ करके दिखाओ I0/4 होगी। तो P पर इंटेंसिटी कैसे निकलेगी भाई? अब अगर हम ये श्योर होते कि P पर चमकीला बैंड है तो हम बोल देते मैक्सिमम होगी। अगर हम ये श्योर होते कि P पर काला बैंड है तो हम कह देते क्या होगी, मिनिमम होगी। बट हम तो इस बारे में कोई श्योरिटी है नहीं कि P पर कैसा बैंड है। हाँ, सेंटर पे हमें पक्का पता होता है कि कैसा बैंड है, मैक्सिमम ही है। तो P पर इंटेंसिटी कैसे निकलेगी? तो इंटेंसिटी रिजल्टेंट का फार्मूला होता है I1 प्लस I2 2√I1 I2 cos phi। समझना, बहुत दमदार क्वेश्चन है ये। IP इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है, I0/4। I2 की वैल्यू कितनी है, I0/4। I1 की वैल्यू है I0/4, I2 की वैल्यू है I0/4 cos phi। अभी phi हमको परेशान करने वाला है, फेज डिफरेंस। IP बराबर, ये लोग मिलके क्या हो गए, I0/2। इधर इनसे भी क्या निकल के आ गया, I0/2 cos phi। phi यहां पर फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस कैसे निकलता है भाई? तो देखो cos phi का काम तमाम करते हैं। देखिए फेज डिफरेंस 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस। ठीक है, क्लियर ये बात? अब इसको अलग से कहीं सॉल्व कर लेते हैं जिससे बार बार हमें लाइन रिपीट ना करनी पड़े। तो जब अलग से ही सॉल्व करना है तो ऐसा करते हैं, फाई को यहीं रखते हैं। तो फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू पाथ का डिफरेंस। और यंग की कहानी में पाथ डिफरेंस क्या था, y स्मॉल d बाई कैपिटल D, हाँ या ना? फाई बराबर 2π/λ। व्हाट इज y? स्क्रीन के सेंटर से तुम कितना ऊपर गए हो? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्क्रीन के सेंटर से P नाम का पॉइंट कितनी दूरी पर है, y0। क्वेश्चन में वो y0 है तो y0 लिख दो यहाँ पर। तो यहाँ पे स्मॉल d बाई D और ये देखो y0। फिर क्वेश्चन के इस अगले पार्ट पर आओ। डिस्टेंस OP बराबर क्या है, फ्रिंज विड्थ का 1/3। डिस्टेंस OP कितना है, फ्रिंज विड्थ का 1/3। ये OP y0 ही तो है ना, बोलो यार। तो क्वेश्चन में फिर आगे लिखता है फाई इज इक्वल टू 2π/λ स्मॉल d बाई D और फ्रिंज विड्थ का 1/3 यानी β/3। ये क्वेश्चन ने दिया है। फ्रिंज विड्थ को हम बीटा से लिखते हैं तो β/3 लिखना पड़ेगा। और आगे मूव करते हैं, 2π/λ स्मॉल d बाई D 1/3। नाउ चेक द बीटा। बीटा का वैल्यू कितना था, लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। अब आप देखिए जो कैंसिल होने वाले लोग हैं, लैम्डा से लैम्डा खत्म, स्मॉल d से स्मॉल d खत्म, कैपिटल D से कैपिटल D खत्म। तो फाई की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। 2π/3 का मतलब कितना हो गया, 120। तो ये जो फाई की वैल्यू आई है यहां रख दीजिए, ठीक है। और जैसे ही आप ये रखोगे तो ये आएगा IP बराबर I0/2 प्लस का I0/2 और cos phi की वैल्यू है 2π/3। एनीवन 2π/3 की वैल्यू कितनी होती है cos में, cos 2π/3 का मतलब होता है cos 120। तो ये आ जाएगा IP इज इक्वल टू I0/2 और ये माइनस का 1/2 आएगा तो कितना आ जाएगा, I0/4। बोलो यार। और क्या ये फिर सॉल्व होकर के ओवरऑल कितना आ जाएगा, I0/4 आ जाएगा ना, बोलो। नहीं आएगा, आ जाएगा ना। स्पेस की प्रॉब्लम थी तो इसलिए मैं वहां पे कर रहा था। देखिए इसको मैं सॉल्व करता हूं। IP इज इक्वल टू आ गया I0/2 प्लस I0/2 और cos 2π/3 की वैल्यू -1/2। तो I0/2 माइनस I0/4, एलसीएम बोलो कितना, 4, 2 2 I0/4।
आ गया आंसर। ठीक है, लिखिए प्रॉब्लम। इन YDSE, in YDSE, in YDSE resultant intensity for bright fringes, resultant intensity for bright fringes, resultant intensity for bright fringes is I naught, is I naught, full stop. When one slit off, OFF off, then calculate intensity at bright fringes, calculate intensity at bright fringes, calculate intensity at bright fringes. क्वेश्चन में ये S1 है और ये S2 है, और YDSE के एक्सपेरिमेंट में S1 से जो इंटेंसिटी आती है उसको हम I1 मानते हैं, और S2 से जो इंटेंसिटी आती है उसको हम I2 मानते हैं। और यंग ने तो I1 और I2 को बिल्कुल बराबर कर लिया था, तो I1 बराबर I2 मान लिया I, ये हमने कंसीडर कर लिया। अब ध्यान देना, इस जगह पर चमकीला बैंड था B फॉर ब्राइट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जहां जहां चमकीला बैंड था वहां पर इंटेंसिटी I नॉट है। फिर यहां पर भी चमकीला बैंड था B फॉर ब्राइट, यहां पर भी इंटेंसिटी I नॉट है, यहां पर भी चमकीला बैंड था, इंटेंसिटी I नॉट है। ऐसे क्वेश्चन कहता है कि जहां जहां पर चमकीले बैंड थे, ब्राइट फ्रिंजेस थी, वहां पर इंटेंसिटी I नॉट है। अगर हम एक स्लिट को बंद कर दें तो उन्हीं जगहों पर जहां ब्राइट फ्रिंजेस I नॉट इंटेंसिटी की आती थी, यानी कि उन जगहों पर I नॉट इंटेंसिटी थी, तो अब उन जगहों पर इंटेंसिटी क्या होगी। तो पहले हम I नॉट के फेवर में I1 I2 को रिलेट कर लें। I नॉट ब्राइट फ्रिंजों पर इंटेंसिटी का मतलब क्या है, मैक्सिमम इंटेंसिटी, यानी इस क्वेश्चन में तुमको क्या दिया गया है, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितना दिया गया है, I नॉट। तुम्हारी रूल बुक में मैक्सिमम इंटेंसिटी निकालने का फार्मूला ये है, I नॉट। तो I की I1 की वैल्यू I, I2 की वैल्यू I होल स्क्वायर, I नॉट। तो यानी कि ये आ गया 2 रूट I होल स्क्वायर I नॉट, ये आ गया 4I नॉट, I बराबर I नॉट बाई 4। गॉट माई पॉइंट। अभी तुम ये मान रहे थे कि S1 की इंटेंसिटी I1 है, लेकिन तुम्हें पता नहीं थी ना कितनी वैल्यू की है। लेकिन अब तुम्हारा I1 बराबर I है, तो I1 बराबर I है, और I बराबर कितना आया, I नॉट बाई 4, और I2 बराबर भी कितना है, I है, और I2 की वैल्यू I है, और I की वैल्यू कितनी आई है, I नॉट बाई 4। तो एक बार फिर से आपके पास रिजल्ट आ गया कि S1 से जो इंटेंसिटी आ रही है और जो S2 से इंटेंसिटी आ रही है वो कितनी है, I नॉट बाई 4। अब क्या किया, अगले स्टेप में किसी एक को बंद कर दिया, तो ये S1 है और ये S2 है, और ये स्क्रीन है। यहां पहले ब्राइट फ्रिंजेस थी, इस जगह पर भी ब्राइट फ्रिंजेस थी I नॉट इंटेंसिटी की, I नॉट इंटेंसिटी की, लेकिन आपने किसी एक को बंद कर दिया। मान लेते हैं इसको ऑफ कर दिया, कोई ओपेक सीट लगा दीजिए उसके सामने आर पर जिसके ना दिखता हो। तो अब इस जगह पर जो लाइट है वो केवल किसकी पहुंचेगी, S2 की तो पहुंचेगी, बाकी S1 से तो आना बंद हो जाएगी। तो अब इस जगह पर लाइट केवल S2 की पहुंचेगी, और S2 की इंटेंसिटी कितनी है, I2। S2 की इंटेंसिटी कितनी है, I2, और I2 की वैल्यू कितनी है, I नॉट बाई 4।
तो यानी अब इस जगह पर इंटेंसिटी क्या बन जाएगी, I0/4। अब देखिए ये वाला ब्राइट था, तो इस वाले ब्राइट पर भी लाइट केवल किसकी पहुंचेगी, S2 की। तो अब S2 की इंटेंसिटी कितनी आप ले रखे, I2 लिया था आपने, तो I2 की वैल्यू कितनी है, I0/4। यहां पर I2 की वैल्यू कितनी है, I0/4। क्या सीखने को मिला कि जिन ब्राइट फ्रिंजेस पर इंटेंसिटी I0 थी, यानी अब उन्हीं जगहों पर इंटेंसिटी पहले से क्या हो जाएगी, 1/4। कभी कभी न्यूमेरिकल मिलता है कि मान लेते हैं कि ब्राइट वाली फ्रिंजेस पर इंटेंसिटी 100 थी, तो एक के बंद हो जाने से अब कितनी होगी, 100/4, यानी कितना, 25। क्या सीखने को मिला कि अगर एक स्लिट बंद हो जाती है तो ब्राइट फ्रिंजेस पर इंटेंसिटी अपनी इनिशियल वैल्यू के जस्ट क्या हो जाती है, 1/4। क्लियर है ना ये बात। स्पेस छोड़िए, आप इस क्वेश्चन के आंसर के लिए स्पेस छोड़िए, रिजल्ट लिखिए, जगह छोड़ दीजिए। फ्रॉम डिस्कशन from discussion it is clear when one slit off in YDSE, when one slit off in YDSE, then intensity at bright fringes position, यहां से अंडरलाइन कर लेना, intensity at bright fringes position, intensity at bright fringes position, intensity at bright fringes position become 1/4 of its initial intensity, become 1/4 of its initial intensity, become 1/4 of its initial intensity, 1/4 of initial intensity. And what do you think about the fringes? फ्रिंजेस होंगी कि नहीं होंगी, अब फ्रिंजेस नहीं होंगी क्योंकि कोहेरेंट होने चाहिए थे ना, तो एक है दूसरा है ही नहीं। तो अब स्क्रीन पर क्या होगा, स्क्रीन के पूरी की पूरी स्क्रीन पर जो लाइट पहुंचेगी केवल किसकी पहुंचेगी, S2 की। तो स्क्रीन पर एक इल्यूमिनेशन मिलेगा, एक चमक मिलेगी, लेकिन फ्रिंजेस वहां पर नहीं होंगी। और जिन जिन जगहों पर ब्राइट फ्रिंजेस थी, अब उन्हीं जगहों पर इंटेंसिटी पहले वैल्यू की जस्ट क्या हो जाएगी, 1/4। तो आपने जो खाली स्पेस छोड़ा उस पर नोट करिए उस सारी बात को। अब वहां पर भी इंटेंसिटी आ जाएगी, ब्राइट वालों को नुकसान हो जाएगा क्योंकि पहले वहां पर क्या था, पहले जो था जस्ट 1/4 होगा। एंगुलर फ्रिंज विड्थ, ये टर्म जानते हैं, फिर क्वेश्चन को डील करते हैं। देखो ये आपके स्क्रीन पर फ्रिंज आ चुकी है, कोई भी फ्रिंज आप ले सकते हो। चलो मैंने स्क्रीन के सेंटर वाली फ्रिंज को ले लिया, काफ़ी ज़्यादा वाइड बनाई है, बहुत छोटी सी फाइन फ्रिंज होती हैं ये। इसकी जो ये विड्थ है वो बीटा है, बीटा चौड़ाई की ये फ्रिंज है। तो इस बीटा को बोलते हैं लीनियर वाली फ्रिंज विड्थ, बीटा इज लीनियर फ्रिंज विड्थ। लीनियर का मतलब होता है यू हैव ए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इस तरीके की यूनिट्स होती हैं उनके साथ। जो लीनियर के लोग होते हैं उनमें इसी तरीके की यूनिट यूज होती है, लेंथ वाली। तो बीटा निकालने का तरीका तो पता ही है। एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, तो ये रहा स्लिट का सेंटर, ये S1 है और ये S2 है, ये M है। स्लिट का सेंटर, स्लिट्स सेंटर दोनों स्लिटों के बिल्कुल बीच में है ये M। तो लीनियर वाली फ्रिंज ने स्लिट के सेंटर पर कितना एंगल बनाया है उसको निकाल लो, यानी ये एंगल निकालो। सपोज कर लो थीटा है ये, तो एंगल फॉर्म बाई लीनियर वाली फ्रिंज विड्थ, लीनियर वाली फ्रिंज विड्थ यानी बीटा। तो एंगल फॉर्म बाई लीनियर वाली फ्रिंज विड्थ एट स्लिट्स सेंटर,
स्लिट्स सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। और हम एंगुलर फ्रिंज विड्थ को थीटा से ना लिख करके थीटा स्टार से लिखते हैं, क्योंकि थीटा हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में एक चीज़ ली थी एंगुलर पोजीशन, तो वहाँ पे कहीं आप मिसमैच ना कर दो। तो थीटा का मतलब हो जाएगा एंगुलर पोजीशन और थीटा स्टार का मतलब क्या हो जाएगा, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। अच्छा, प्रैक्टिकली हमें ये बात पता है कि ये जो फ्रिंज विड्थ होती हैं बहुत पतली होती हैं, तो ये एंगल भी क्या होगा, बहुत पतला ही होगा। इसको निकालना है तो एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, ये फंडा लगाया जाए तो एंगल कितना है, थीटा स्टार है, आर्क लेंथ कितनी है, बीटा है, और रेडियस कितनी है, कैपिटल डी है। अरे भाई S1 S2 से स्क्रीन तक की डिस्टेंस कैपिटल डी होती थी ना, तो वो डिस्टेंस जो रेडियस का काम करेगी वो कैपिटल डी है। तो लीजिए एंगुलर फ्रिंज विड्थ निकालने का एक फार्मूला तो ये आ गया। अब ये तो पता ही है कि जिस फंडे को तुमने लगाया है एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, उस फंडे में एंगल हमेशा किस में होता है, रेडियन में होता है, तो थीटा स्टार किस में होगा, रेडियन में होगा। और आगे बढ़ते हैं, थीटा स्टार बराबर 1/d और ये रहा बीटा, और बीटा की वैल्यू क्या है, लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो गया, थीटा स्टार हो गया लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये तो रहा एंगुलर फ्रिंज विड्थ को लेकर के एक छोटा सा डिस्कशन, एंगुलर फ्रिंज विड्थ जो है वो है क्या, तो वो मैंने आपको डिटेल बता दी। कॉपी करिए। तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, ये डेफिनेशन हो गई, एंगल फॉर्म बाय द लीनियर वाली फ्रिंज विड्थ एट द स्लिट सेंटर इज कॉल्ड एंगुलर फ्रिंज विड्थ। हम इसको थीटा स्टार से लिखेंगे। निकालने के दो फार्मूले हैं, बीटा बाई कैपिटल डी और एक है लैम्डा बाई स्मॉल डी। कैपिटल डी स्क्रीन का डिस्टेंस होता है फ्रॉम द स्लिट्स, और स्मॉल डी स्लिटों के बीच का डिस्टेंस होता है, S1 S2 के बीच का डिस्टेंस होता है। उसके सपोर्ट में एक क्वेश्चन लिखा है बॉक्स में, पढ़ लीजिए आप उसको, कि YDSE के एक्सपेरिमेंट में जब लैम्डा की वैल्यू 5890 एंगस्ट्रॉम थी तो एंगुलर वाली फ्रिंज विड्थ 0.20 डिग्री थी। फाइंड वेवलेंथ, अब वेवलेंथ की वैल्यू क्या होगी अगर फ्रिंज विड्थ 10% ज़्यादा हो जाए। तो इस क्वेश्चन में एंगुलर फ्रिंज विड्थ पर क्वेश्चन है, तो एंगुलर फ्रिंज विड्थ बड़ी हो गई है लैम्डा के करस्पॉन्डिंग, तो कोई ऐसा फार्मूला एंगुलर फ्रिंज विड्थ का बताइए जिसमें लैम्डा आता हो। एक फार्मूला तो ये है बीटा बाई डी, और एक फार्मूला ये है लैम्डा बाई स्मॉल डी। तो आप देखो ये लैम्डा से कनेक्शन मिल गया इसका। क्या सीखने को मिलेगा, θ1 स्टार अपॉन θ2 स्टार लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। भाई क्योंकि यहां से दिख रहा है थीटा स्टार प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है, क्योंकि क्वेश्चन में वेवलेंथ को ही चेंज किया गया। तो क्वेश्चन की कॉपी अगर हम और आगे जो है इसको कॉपी करें क्वेश्चन को वहां से, तो देखो लैम्डा 1 की वैल्यू है 5890 एंगस्ट्रॉम, तो θ1 की वैल्यू है 0.20 डिग्री, 0.20 डिग्री। तो अब हमसे पूछा गया है कि लैम्डा 2 बराबर वॉट, जबकि θ2 की वैल्यू कितनी है 0.20 प्लस 0.20 का 10%। नाउ चेक द क्वेश्चन, चेक द स्टेटमेंट, कि नई वाली जो विड्थ है एंगुलर वाली वो 10% ज़्यादा हो गई है। तो 10% ज़्यादा का मतलब पहले कितनी थी, इतनी थी, और प्लस का 0.20 का 10% मतलब 10/100। तो नया वाला θ2 कितना आ जाएगा 0.20। जरा इसको बताइए कितना आएगा सॉल्व करके, कितना आएगा सॉल्व करके, 10 टेंजा, ये टर्म कितना आएगा 0.02। तो θ2 की वैल्यू आ जाएगी 0.22 डिग्री। यहां पर आ जाइए वैल्यू रख दीजिए, θ1 स्टार है 0.20, θ2 स्टार की वैल्यू निकाली है तो 0.22 है, एंड बोथ आर डिग्री तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लैम्डा 1 है 5890, लैम्डा 2 चाहिए, मान लेते लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश की वैल्यू हो गई 5890
और इंटू में 22 अपॉन में 20 11, तो लैम्डा डैश हो गया 11 9 जा 99 और 88 और 9 ये 7 हो गया, 9 आपका कैरी कर गया, 11 5 जा 55 और ये रहा 6479 एंगस्ट्रॉम। कैलकुलेशन बोर्ड पर ही चेक कर लेना। यंग के एक्सपेरिमेंट में अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हटा दें और वहां पर एक वाइट लाइट सोर्स डाल दें तो क्या होगा? देखो, अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स रखा था तो स्क्रीन पर काली और चमकीली फ्रिंजेस आई थे। अगर वो मेन वाला सोर्स येलो है तो चमकीली फ्रिंजेस कैसे? येलो, और बाकी सब ब्लैक डार्क वाली। अगर वो मेन वाला सोर्स रेड है तो चमकीली वाली फ्रिंजेस रेड होंगी और बाकी आपकी ब्लैक होंगी। तो अगर हम यंग के एक्सपेरिमेंट में मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हटा करके वाइट लाइट सोर्स लगा दें तो क्या होगा? क्वेश्चन लिखो। What happen when monochromatic light source replaced by white light source? What happen when monochromatic light source replaced by white light source in YDSE? Monochromatic light source replaced by white light source in YDSE। तो YDSE के एक्सपेरिमेंट में अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हटा दें और एक वहां पर वाइट लाइट सोर्स रख दें तो क्या होगा? तो ये काम ऐसा है जिसको कि प्रैक्टिकली करना चाहिए। तो जब प्रैक्टिकल वे में किया जाता है तो क्या होता है? डार्क फ्रिंजेस स्क्रीन से गायब हो जाती हैं, कहीं भी कोई फ्रिंज डार्क नहीं होती, और स्क्रीन के सेंटर पर सफ़ेद फ्रिंज आती है, वाइट फ्रिंज आती है। और जब हम सेंटर से ऊपर देखते हैं तो कलर्ड फ्रिंजेस आती हैं और नीचे देखते हैं तो कलर्ड फ्रिंजेस आती हैं। पहले तो आपके पास में ये S1 था और ये S2 था, ये मेन सोर्स था जिसको कि आप मेन सोर्स मोनोक्रोमेटिक, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स था। मोनोक्रोमेटिक का मतलब मैंने बताया था जिसकी वेवलेंथ सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू वाले वेवलेंथ के सोर्सेज मोनोक्रोमेटिक नहीं होते। और सबसे बेस्ट मोनोक्रोमेटिक सोर्स का जो एग्जाम्पल है वो लेज़र है, उसके बाद में फिर मरकरी लैंप है, सोडियम लैंप है। तो यहाँ पे ब्राइट मिलता है, फिर आगे डार्क मिलता है, फिर ब्राइट मिलता है, फिर डार्क मिलता है, सारी बैंड्स होती हैं। मैंने यहाँ पे डॉट्स लगा दिए, ये डार्क है, लास्ट वाली फ्रिंज ब्राइट होती है। स्क्रीन के सेंटर से नीचे सिमिलर पैटर्न्स होता है, डार्क है, ब्राइट है, डार्क, ब्राइट, डार्क और ब्राइट। तो पहली सिचुएशन तो ये है जो मिलती है। अब आपने क्या किया है, स्क्रीन तो वही रखी है, ये स्क्रीन है, और S1 S2 भी वही है। बस आपने जो मेन सोर्स था उसको हटाया और यहाँ पर वाइट लाइट सोर्स डाल दिया, वाइट लाइट सोर्स। तो अब S1 से वाइट लाइट निकलेगी, तो S1 से वाइट लाइट निकलेगी, S2 से भी वाइट लाइट निकलेगी। और मत भूलोगी स्क्रीन के जस्ट पहले क्या लगा था, कन्वर्जिंग नेचर लेंस। तो कन्वर्जिंग नेचर लेंस क्या करेगा, इन वाइट लाइट को, देखो अनगिनत, यू कैन नॉट काउंट कि S1 से वाइट लाइट की रेज कितनी है, आप गिन नहीं सकते। S2 से आने वाली रेज कितनी है, आप गिन नहीं सकते, लेकिन बहुत सारी होंगी। और जैसे ये लेंस पर गिरेंगी तो एक एक वाइट लाइट रे कंपोनेंट कलर्स में क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक हो जाएगी तो लेंस से निकलने के बाद क्या होंगे, बहुत सारी कलर्ड रेज, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, ये सब लोग होंगे। और यही लोग स्क्रीन पर सुपर इम्पोज होंगे। लेंस की वजह से
सारे के सारे वाइट कंपोनेंट अपने कलर्स में ब्रेक हो जाएंगे। अब अगर हम ये सोच के चलते हैं, वैसे तो काउंटिंग बड़ी मुश्किल है कि S1 से निकल के आने वाली 4 बिलियन वाइट रेज है, तो 4 बिलियन के क्या बनेंगे 7 कंपोनेंट्स, यानी 4 बिलियन इंटू 7 इतने रंग बिरंगे कंपोनेंट्स हैं। सिमिलरली यहाँ से भी इतने सारे रंग बिरंगे कंपोनेंट्स हैं, एंड दीज रंग बिरंगे कंपोनेंट्स कलर्ड कंपोनेंट्स सुपर इम्पोज, और इसलिए स्क्रीन पर आपको रंग बिरंगी फ्रिंजेस मिलती हैं। डार्क वाला स्कोप खत्म हो गया। लेकिन स्क्रीन के सेंटर पर जो है वो वाइट फ्रिंज मिलती है। ये प्रैक्टिकल है और हम इस रिजल्ट को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ है। प्रैक्टिकल में जो होना था वो हो चुका कि रंग बिरंगा पैटर्न मिल गया, तो मैंने एक्सप्लेन किया क्यों मिल गया, कि लेंस ने उन वाइट को कंपोनेंट कलर्स में ब्रेक किया और सारे के सारे रंग बिरंगे कंपोनेंट कलर सुपर इम्पोज हुए, तो वहां पर फ्रिंजेस कैसी हो गई, कलर्ड हो गई। अब सेंटर वाली फ्रिंज जो वाइट थी वो क्यों थी, तो फिर इसी नतीजे पर पहुंचा गया कि सेंटर वाला पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहां वायलेट भी जा रहा है, इंडिगो भी जा रहा है, ब्लू भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ऑरेंज भी है और रेड भी है। अब सेंटर पर अगर ये सातों लोग जाएंगे तो सुपर इम्पोज होने के बाद में इनका कंबाइंड कलर कैसा होता है, वाइट, एंड दैट इज वाई स्क्रीन के सेंटर पे कैसी फ्रिंज मिलती है, वाइट। तो क्या तुम इस एक्सप्लेनेशन से एग्री करते हो? बिल्कुल, कि स्क्रीन के सेंटर पर आखिर वाइट क्यों है। तो यही एक बात समझ में आती है कि ऑल द कलर्स, विबग्योर वाले सारे कलर्स सेंटर पे पहुंचे हैं और सबको सुपर इम्पोज होने के बाद में सिचुएशन कैसी है, वाइट। ये जो सफेद वाली फ्रिंज होती है इसको एक्रोमेटिक कहते हैं। क्रोमेटिक मतलब रंग, कलरफुल, रंग बिरंगा, तो एक्रोमेटिक फ्रिंजेस को कहते हैं। ठीक है ना, तो लिखें आप इसका आंसर। अब देखिए एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आया कि जैसे ग्रीन वाली फ्रिंज है और ये येलो वाली फ्रिंज है, ब्लू वाली फ्रिंज है, तो आप देखिएगा y इज इक्वल टू होता है एन लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो लैम्डा का साथी कौन है, y, यानी जिनका लैम्डा ज्यादा होगा उनका y करस्पॉन्डिंगली जाके ज्यादा हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग y भी ज्यादा हो जाएगा। तो अब अगर आपने कोई भी दो कलर ले लिए कि सर 5500 एंगस्ट्रॉन्ग और 5000 एंगस्ट्रॉन्ग, तो जिसका 5500 एंगस्ट्रॉन्ग होगा उसका y ज़्यादा होगा, यानी वो स्क्रीन के सेंटर से डिस्टेंस पर होगा एज कंपेयर टू अदर। तो ऐसे आप जज कर लोगे। जैसे अगर आपको विबग्योर में जज करना है तो सबसे ज़्यादा लैम्डा किसका होगा, तो y सबसे ज़्यादा किसका होगा, रेड। तो स्क्रीन के सेंटर से जो डिस्टेंस बना करके कलर्ड फ्रिंजेस होंगी वो कौन सी होंगी, रेड वाली, और सबसे क्लोज कौन सी होंगी, वायलेट वाली। ठीक है ना, तो लिखिए when white light source uses in YDSE, when white light source uses in YDSE, when white light source uses in YDSE, then due to dispersion from lens, due to dispersion from lens, colored components of light make superposition, colored components of light, colored components of light make superposition, colored components of light make superposition over screen, कॉमा, ओवर स्क्रीन, उसके बाद एक कॉमा लगाइए। फाइनली colored fringes form with white central maxima, colored fringes form with white central maxima, colored fringes form
विद से पूरी बात अंडरलाइन कर लेना। कलर्ड फ्रिंजेस फॉर्म विद वाइट सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब स्क्रीन के सेंटर पे कैसा फ्रिंज आता है? वाइट। फुल स्टॉप। फुल स्टॉप। वाइट सेंट्रल मैक्सिमा इज कॉल्ड एक्रोमेटिक फ्रिंज। 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 सपोर्टिंग डायग्राम बनाना चाहें तो बना लें, ऑप्शनल है। चलिए एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है आपके लिए। डिसाइड द 2 पॉइंट्स इन एयर। मान लेते हैं एक पॉइंट ये एक्स है और एक पॉइंट ये वाई है। हम एयर की बात कर रहे हैं, आप वैक्यूम में भी जा सकते हैं। और अगर ये डिस्टेंस एक्स और वाई के बीच का डिस्टेंस अगर डी है, डिस्टेंस अगर डी है और एक लाइट सिग्नल यहां से चलता है, एक्स से चलता है, एक लाइट सिग्नल है जो एक्स से चलता है। कितनी स्पीड से चलता होगा? स्पीड बराबर सी। एयर की बात हो रही है ना, इन एयर। स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, तो उसको हम लोग सी से लिखते हैं। तो जब वो एक्स से वाई तक जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? डिस्टेंस डी है तो डी ही कवर करेगा। ठीक है ना ये बात? क्या लगता है, डी डिस्टेंस नहीं कवर करेगा? जब x और y के बीच का डिस्टेंस d है तो जो लाइट सिग्नल x से चलेगा और y तक पहुंचेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? d ही कवर करेगा। तो यहां पर हमने लिखा इन एयर लाइट ट्रेवल गिवन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस d हमने दे दी थी आपको, और ये उसने एयर में ट्रेवल कर लिया। ये बात हमने सीखी कि भाई डिस्टेंस डी ट्रेवल करेगा। यही x है और ये वही सेम पॉइंट y है। अभी भी इनके बीच का डिस्टेंस d है, इनके बीच का डिस्टेंस d है। लेकिन अब हमने इनके रास्ते में पार्शियल वे में कुछ मटेरियल मीडियम डाल दिया। ये टी थिकनेस का मीडियम है भाई, और ये जो मीडियम हमने इंट्रोड्यूस किया है, पार्शियली इंट्रोड्यूस किया है, मतलब एयर जो थी एक्स और वाई के बीच में, तो हमारे मीडियम ने पूरी तरीके से एयर को रिप्लेस नहीं किया। देखो इस वाले हिस्से में एयर है, इधर भी एयर है। ये मीडियम आया है जिसकी थिकनेस टी है, और मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। अब हमने लाइट सिग्नल से फिर कहा कि भाई उधर तक ट्रेवल करना है। ये लाइट का सिग्नल चला तो ये ट्रेवल कर रहा है। अब इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो मान लेते हैं कि भाई देखो, अब जो डिस्टेंस की जहां तक बात है, तो जो ये वाला हिस्सा है, सपोज कर लो ये वाला हिस्सा है, दैट इज x1, और ये किस में चला जाएगा? एयर में ट्रेवल किया जाएगा क्योंकि एयर है। और जो ये वाला पार्ट है वो कितना है? x2, और ये भी किस में ट्रेवल किया जाएगा? एयर में ट्रेवल किया जाएगा। तो यानी कि अब जो लाइट ट्रेवल करेगी when we introduce medium partially, then distance traveled by light, तो अब लाइट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? तो x1 ट्रेवल किया है एयर में, t डिस्टेंस कवर की है मीडियम में,
भाई यहाँ से यहाँ तक का t डिस्टेंस किस में कवर करेगा? मीडियम में। और x2 ट्रेवल करेगा किस में? एयर में। ठीक है ये बात? अरे बोलो यार। अच्छा, x1 प्लस x2 इन एयर है और t यहां पर इन मीडियम है। और इधर अगर आप देखो तो x1 प्लस x2 प्लस t इज इक्वल टू क्या है? d है। तो हम चाहते हैं कि x1 x2 को हटा लें भाई। क्या बन जाएगा x1 x2? तो x1 प्लस x2 की जगह पे आ जाएगा d माइनस टी प्लस का d माइनस टी, x1 प्लस x2 की जगह पे d माइनस टी इन एयर, और ये t क्या है? इन मीडियम। ठीक है इतनी बात? बोलो, कहीं कोई डाउट हो पूछना। सही है इतना? अरे बोलो भाई। अब ऑप्टिकल पाथ आपको ऑप्टिक्स में बताया गया था। उस ऑप्टिकल पाथ में एक फंडा आपने सीखा था। क्या? कि अगर किसी मीडियम वाली डिस्टेंस में उसी मीडियम के RI से मल्टीप्लाई कर दें तो किस में बदल जाती है? एयर में। ऑप्टिकल पाथ में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया था ऑप्टिकल पाथ में, जैसे कि अगर कोई डिस्टेंस मीडियम में है, डिस्टेंस इन मीडियम है, ठीक बात है, होने दो। लेकिन अगर हम डिस्टेंस इन मीडियम में उसी मीडियम के RI से मल्टीप्लाई कर दें, RI ऑफ मीडियम, तो वो बदल जाती है किसमें? डिस्टेंस इन एयर। याद है कि नहीं याद है? ऑप्टिकल पाथ में हम लोगों ने सीखा था। ऑप्टिकल पाथ में इस काम को सीखा था। बिल्कुल भी याद नहीं है? एक क्वेश्चन होता था कि 4 मिलीमीटर ग्लास की एक विंडो है, उसको पार करने में कितना समय लगेगा? ऑप्टिकल पाथ जब आर्टिकल हमने कराया था तो उस सिचुएशन पर एक बड़ा ही फेमस क्वेश्चन किया जाता था कि एक खिड़की है, उसमें 4 मिलीमीटर मोटा कांच लगा हुआ है। 4 मिलीमीटर ये मोटा कांच लगा हुआ है, 4 mm मोटा कांच लगा। तो सन की लाइट आती है और इसको पार करती है, बताओ कितना समय लगेगा? तो समय बराबर होता था दूरी। तो ये दूरी क्या है? 4 मिलीमीटर। चलो इसको सपोज कर लेते हैं कि ये x है, तो ये हो गया x, जनरल वे में ये x हो गया, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे? स्पीड। तो मीडियम में स्पीड को क्या लिखेंगे? v। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब ये x क्या है? मीडियम में चली गई दूरी, और v क्या है? मीडियम में स्पीड। क्लियर इतनी बात? अब एक फंडा होता है म्यू बराबर c बाई वी। म्यू बराबर c बाई वी। म्यू होता है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट, और v क्या होता है? मीडियम में स्पीड। तो v बराबर क्या हो गया? c बाई म्यू। v बराबर हो गया c बाई म्यू। यहां पे आए x और यहां पे लिखा c बाई म्यू, तो देखो हो गया म्यू x बाई सी। बनाइए म्यू x बाई सी। बहुत अलर्ट सिचुएशन में आप इस बात को समझिएगा। फिर भी क्लियर ना तो बताना। अब देखो यहां पर इसको देखो, तो नीचे क्या है? मीडियम वाली स्पीड, तो ऊपर क्या है? मीडियम वाली डिस्टेंस, और यहां नीचे क्या है? एयर वाली स्पीड, तो ऊपर क्या होगा? एयर वाला डिस्टेंस। तो ये एयर वाला डिस्टेंस कैसे बना है? x जो मीडियम वाली डिस्टेंस है, x जो मीडियम वाली डिस्टेंस है, उसमें तुमने क्या कर दिया है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर दिया है। बोलो। और यही तो मैं बता रहा हूं कि अगर मीडियम में चली गई डिस्टेंस को उसी मीडियम के RI से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है? एयर वाली डिस्टेंस बन जाती है। अब कुछ याद आया कि तुमने इस तरीके का काम किया है, रिफ्रैक्शन में किया है, ऑप्टिकल पाथ जब किया है आपने? अभी भी याद नहीं आया? मैंने प्रूफ कर दिया। प्रूफ कर दिया तो पता चल गया। एक बार मैं डेरिवेशंस को फिर करता हूं, देखना। मैं इस बात को एक बार और प्रूफ करता हूं, क्योंकि जब तक आप इसको क्लियर ना कर लो तब तक ओके मत करना, क्योंकि वहां पे ये यूज होना है। चलो डिसाइड करो, कोई मीडियम डिसाइड कर लो। आपने कहा सर ये मीडियम है,
और इस मीडियम की जो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, इस मीडियम की लेंथ L है। हमने कहा लाइट इस लेंथ को पार करेगी, तो समय बराबर डिस्टेंस है L, स्पीड मीडियम में कितनी होगी v, तो t बराबर L/v। ये L वो डिस्टेंस है जो मीडियम में चली जाएगी, और ये v क्या है, लाइट की वो स्पीड है जो मीडियम में होगी। इस मीडियम का RI है n, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n है। तो उधर हमारे पास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फंडा है कि RI बराबर होता है C/v। C होती है स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और v होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो RI की वैल्यू क्या है, n, और C/v, तो यहाँ से v की वैल्यू क्या हो गई, C/n। तो t = L/v। अब मुझे ये v अच्छा नहीं लग रहा है, मैंने C/n कर दिया, तो t बराबर हो गया NL/c। नाउ सी द सिचुएशन, ये समय है, ये नीचे स्पीड कौन सी है, मीडियम में, तो ऊपर डिस्टेंस भी कौन सी है, मीडियम में। डिस्टेंस ऊपर मीडियम में है, तो नीचे जो स्पीड है वो किस में, मीडियम में है। यहाँ पर आ जाओ, ये नीचे जो स्पीड है वो किस में है, एयर में, तो ऊपर जो डिस्टेंस है वो किस में होगी, एयर में। बोलो यार, तो एयर में जो डिस्टेंस है वो क्या है, NL है, और मीडियम में जो डिस्टेंस है वो क्या है, L है। इससे क्या मैसेज मिला कि अगर मीडियम वाली डिस्टेंस में n से मल्टीप्लाई कर दें, n एक्चुअली है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो क्या बन जाता है, एयर वाली डिस्टेंस बन जाता है। वो क्या बन जाता है, एयर वाली डिस्टेंस। ये क्लियर है। अब अगर तुमको पुराना बिल्कुल भी याद नहीं आया तो मैंने आपके लिए प्रूफ कर दिया। यहाँ पर वापस आते हैं, तो ये रहा d-t इन एयर, और ये मीडियम वाली डिस्टेंस है भाई, तो इसको मुझे एयर वाला बनाना है, तो मैं इस म्यू से यानी कि RI से क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन गया μt इन एयर। अरे बोलो भाई, अब देखिए क्या हो गया, d + t μ-1, हाँ या ना, हाँ या ना। अब ये जो डिस्टेंस है वो क्या, किस में बदल गई, एयर में। और सीखने को क्या मिला कि जब x और y के बीच में कुछ भी नहीं था, तो लाइट ने जो डिस्टेंस कवर की थी वो क्या थी, d। लेकिन अब लाइट के x और y के बीच में हमने एक मीडियम डाल दिया है, तो कितनी डिस्टेंस कवर की है, d + t μ-1। तो कितना एक्स्ट्रा कवर किया है, इतना एक्स्ट्रा कवर किया है। कितना एक्स्ट्रा कवर किया है, इतना एक्स्ट्रा उसने कवर किया है। क्या सीखने को मिला कि अगर सिलेक्टेड 2 पॉइंट्स के बीच में आप किसी मीडियम को इंसर्ट कर देते हो, तो ट्रैवलिंग डिस्टेंस बाय लाइट पहले के कंपेयर में क्या हो जाती है, ज्यादा। कोई पूछे कितनी ज्यादा हो जाएगी, तो पहले कितनी थी, वो d थी, अब कितनी हो जाएगी, d + t μ-1, जहां पे t क्या है, थिकनेस ऑफ द मीडियम, और म्यू क्या है, RI ऑफ द मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, ये बात नोट करिए। तो ये एक एडिशनल कॉन्सेप्ट है जो आज हम बता रहे हैं, नेक्स्ट वाली क्लास में फ्रिंज शिफ्ट में ये काम आएगा। ये फ्रिंजों की शिफ्टिंग के पीछे का जो आइडिया है वो क्यों है, फ्रिंजों की शिफ्टिंग क्यों हो जाती है, ये कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा।